बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 इज़ राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। बोहर की एटॉमिक थ्योरी पे नोट लिखें। बोहर की एटॉमिक थ्योरी क्या थी हम डिस्कस करते हैं। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ डिफेक्ट्स थे, उनको दूर करने के लिए रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट्स किए और अपनी थ्योरी शाया करवाई। उसकी थ्योरी क्या थी हम डिस्कस करते हैं। रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स्ड एनर्जी के पाथ्स हैं जिन पे रिवॉल्व करते हैं। उन एनर्जी के पाथ्स को शेल्स भी बोलते हैं, ऑर्बिट्स भी बोलते हैं और एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। और इनके जो नाम हैं वो के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू ऑनवर्ड इस तरीके से चलते हैं। जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसको के शेल, के एनर्जी लेवल या के ऑर्बिट भी बोलते हैं, और जो सेकंड है उसको एल शेल बोलते हैं, जो थर्ड है उसको एम, और इसी तरह से जो फोर्थ है उसको एन बोलते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में रहता है वो ना तो एनर्जी रिलीज करता है और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और हर जो शेल है उसकी एनर्जी फिक्स होती है और उस एनर्जी को क्वांटाइज्ड एनर्जी बोलते हैं। ये थ्योरी थी नील बोहर की। अब इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं कि आप इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे और इसकी रीडिंग भी करते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम हैं आप अपनी बुक से पेज नंबर 33 खोलें, और जो बच्चे उर्दू मीडियम हैं आप अपनी बुक से पेज नंबर 39 खोलें। फर्स्ट हेडिंग होगी बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, और जो बच्चे उर्दू मीडियम है बोहर की एटॉमिक थ्योरी। आप एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपेरिमेंट लिखने के बाद आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम ड्रॉ करते हुए किन बातों का ख्याल रखना है, पहले न्यूक्लियस को शो करें, न्यूक्लियस पे चार्ज शो करें। उसके बाद फर्स्ट शेल ड्रॉ करें, फर्स्ट शेल को के शेल बोलते हैं, लाइन के ऊपर कैपिटल के लिखें और फर्स्ट शेल ड्रॉ करें। उसके बाद सेकंड शेल ड्रॉ करें, लाइन के ऊपर एल लिखें और 2 लिखें। फिर थर्ड शेल ड्रॉ करें और एम ड्रॉ करें, कैपिटल एम। फिर फोर्थ शेल ड्रॉ करें और कैपिटल एन। उसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रेटर शेल से स्मॉलर शेल में आए तो तब ही वो एनर्जी रिलीज करेगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हर वक्त एनर्जी वो रिलीज करता रहे। अगर ऐसा होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। ये डिफेक्ट था नील बोहर के रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल ने, और इसको दूर किया था नील बोहर ने। अगर एनर्जी रिलीज होगी तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रेटर शेल से स्मॉलर शेल में चला जाएगा, और एनर्जी रिलीज करने के बाद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जिस शेल के इक्वल होगी वो उस शेल में जंप कर जाएगा। इस बात का ख्याल रखना है। दूसरे नंबर पे अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो इलेक्ट्रॉन छोटे शेल से बड़े शेल में जंप कर जाएगा। मींस आप जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं वो पहले शेल नंबर 2 में रिवॉल्व कर रहा था, उसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की कि अब उसकी एनर्जी शेल नंबर 4 के इक्वल हो गई, तो वो शेल नंबर 2 को छोड़ के शेल नंबर 4 में जंप कर जाएगा। ये थी थ्योरी नील बोहर की। पहले आप एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट के बाद डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डायग्राम के बाद इसके पास्टुलेट्स क्या हैं हम वो डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 33, पास्टुलेट्स ऑफ नील बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। आप ये हेडिंग देंगे, नील बोहर की एटॉमिक थ्योरी के नुकात, ये हेडिंग देंगे जो बच्चे उर्दू मीडियम हैं। फर्स्ट वन इज the hydrogen atom consists of tiny nucleus and electrons are revolving in one of circular orbits of radius r around the nucleus। हाइड्रोजन का एटम छोटा सा है, उसके न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और उस शेल का रेडियस r है। ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड। हर शेल की एनर्जी फिक्स है और उस फिक्स्ड एनर्जी को क्वांटाइज्ड एनर्जी बोलते हैं। Number 3, as long as electron remains in a particular orbit, it doesn't radiate or absorb energy. The energy is emitted or absorbed only when an electron jumps from one orbit to another. हर इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता रहता है। इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है ग्रेटर शेल से स्मॉलर की तरफ या स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ, ये उसी सूरत में होता है जब इलेक्ट्रॉन या तो एनर्जी रिलीज करे या एनर्जी एब्जॉर्ब करे। और चेंज इन एनर्जी, ये एक इक्वेशन है, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H न्यू। अब देखें दोनों कंडीशंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। E2 ग्रेटर शेल की एनर्जी है,
डेल्टा मीन चेंज, चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में चेंज क्या आया है वो उसका मतलब है डेल्टा ई। E2 माइनस E1, E2 ग्रेटर शेल की एनर्जी है और E1 स्मॉलर शेल की एनर्जी है। तो देखिए अगर हम इन दो एनर्जीज को कंसीडर करें, शेल नंबर 4 और इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है शेल नंबर 2 में, तो ग्रेटर शेल 4 है तो E2 एनर्जी शेल नंबर 4 की होगी और E1 एनर्जी शेल नंबर 2 की होगी इस केस में। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा हो तो फिर इस सूरत में क्या होगा कि अब हम देखेंगे कि स्मॉलर शेल 2 है और ग्रेटर शेल 4 है, तो E2 एनर्जी यहाँ पे 4 शेल की होगी और E1 एनर्जी शेल नंबर 2 की होगी। तो चेंज इन एनर्जी का जो आंसर है वो एच न्यू आता है। एच प्लांक्स कांस्टेंट, मैक्सवेल प्लांक ने एक कांस्टेंट वैल्यू दी थी, वो उसको एच से स्मॉल एच से जाहिर करते हैं, इसको प्लांक्स कांस्टेंट बोलते हैं। और न्यू ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, सनलाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये इक्वेशन भी लिखेंगे। नंबर 5 इज इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम mvr। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में रिवॉल्व कर रहे हों तो उनका मोमेंटम स्ट्रेट पाथ वाला मोमेंटम नहीं होगा, उस मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे और उसकी वैल्यू होगी nh/2π। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में रिवॉल्व कर रहा हो तो उसका जो मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम होगा, और एंगुलर मोमेंटम की जो फार्मूला है वो है nh/2π। n मीन एनी शेल नंबर। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट शेल में तो n की वैल्यू 1 होगी। अगर हम सेकंड शेल का अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मोमेंटम चेक करना हो तो n की वैल्यू 2 होगी। अगर कोई थर्ड शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो n की वैल्यू 3 होगी, और अगर कोई फोर्थ शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो n की वैल्यू 4 होगी। h प्लांक्स कांस्टेंट है, 2 होल डिजिट है, और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 या 22/7। तो इस तरीके से हम किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर से इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप नील बोहर का जो एक्सपेरिमेंट है वो लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट के नीचे डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसके पास्टुलेट्स डिस्कस करेंगे। पेपर में अगर अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन पूछ ले व्हाट आर द पास्टुलेट्स ऑफ नील बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, फिर आपको एक्सपेरिमेंट भी नहीं लिखना होगा और डायग्राम भी ड्रॉ नहीं करनी होगी। नील बोहर की एटॉमिक थ्योरी के मफरूज़े लिखें, अगर इस तरीके से पेपर में आ जाए तो फिर आप एक्सपेरिमेंट और डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे। अगर नील बोहर की एटॉमिक थ्योरी आ जाए फिर आप इसकी थ्योरी भी लिखेंगे, डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे और पास्टुलेट्स भी लिखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।